हाँ ठीक है, रिकॉर्ड होना चालू हो गया है। तो देखो देख, मैं बेसिक बातों पे तो बताऊंगा नहीं, क्या क्या है। जनरल बातें हैं सिंपल, वो वाली तो उसको अपन नहीं कवर करेंगे। जैसे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक बातें हैं। फालतू के अपन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है, अपन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं चीज़ों को। बस इसलिए डेटा स्ट्रक्चर वाली चीज़ आ जाती है कि हाँ, डेटा स्ट्रक्चर चाहिए एंड ऑल दैट। फिर उसके लिए अपन क्या, मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या करेगा उसको, और अबे यार, उसको ऑर्गेनाइज करेगा तरीके से एंड ऑल दैट थिंग। वो मतलब वो सारे काम वगैरह करेगा। फिर ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो एग्जांपल दिए हुए थे फालतू। अब और अगर अपन को यही सेम सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए भी अपने पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो चीज़ें इसमें। ये लेक्सिकोग्राफिक मैनर में है तो आसान होता है, और अगर लेक्सिकोग्राफिक में नहीं है तो अपन को पूरा होल डेटा सर्च करना पड़ेगा। लेक्सिकोग्राफिक पता है? हेलो। हाँ अल्फाबेटिकल तो बोलो तो सही, पता है तो बस। हाँ अल्फाबेटिकल लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर कहते हैं। फिर बाइनरी सर्च है कि मतलब लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। बाइनरी सर्च करती क्या है, बेसिकली जो तरीका है ना बाइनरी सर्च का, मैं वो बताता हूँ। मैं एक एरे का एग्जांपल से समझाऊंगा सीधा। 1 2 3 4, कोई भी रेंडम नंबर ले लिए, 5 16 32 44 और 59। कोई भी रेंडम नंबर ले लिए। अब ये तो 5 नंबर है, तो अपन को अगर सिंपल लीनियर सर्च करेंगे कि अपन को मान लो चाहिए 44, तो अपन हर एक एलिमेंट को 44 से कंपेयर करके देखते रहेंगे कि हाँ वो 44 है या नहीं, मिलते ही अपने पास ओके हो गया। अब ये छोटे में तो चल जाता है, लेकिन यही अगर ये लिस्ट कोई मान लो 400 की हो, तो फिर अपने को मारी हो जाती है, तो अपन उसमें बाइनरी सर्च लगाते हैं। लेकिन मतलब लीनियर सर्च का तो क्या है कि अगर 16 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि अपन एक मतलब एक एक एलिमेंट को कंपेयर करके देख रहे हैं। लेकिन बाइनरी सर्च की में दिक्कत क्या आएगी, बाइनरी सर्च में ये होगा कि जैसे ही अपन करेंगे ना, तो वो उसके अंदर अपन को मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मस्ट होना चाहिए। तो अब बाइनरी सर्च में करते कैसे हैं? बाइनरी सर्च का सिंपल तरीका ये है कि ये जैसे यहाँ पे अपन जाएंगे कि हाँ उसके अंदर होते हैं एक बिगिनिंग, एक होता है एंड। मैं समझा रहा हूँ, वैसे बाइनरी सर्च आगे आएगा, बट मैं पहले ही समझा रहा हूँ, एक बेसिक सूडो कोड समझा रहा हूँ हाँ। हाँ पता नहीं हो रहा है या नहीं, मतलब मे भी आवाज आ रही है नहीं, में कुछ और नहीं है। बिगिनिंग एंड, हाँ एक एक होता है बिगिनिंग, एक होता है एंड। और हाँ ये दो चीजें हैं कि हाँ अपने जो भी होती है कि हाँ इनिशियल फर्स्ट एलिमेंट को अपन बिगिनिंग कह देते हैं, लास्ट एलिमेंट को एंड कह देते हैं बाइनरी सर्च में। और उसके अंदर होता है अपने पास मिड। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही अपन देखेंगे, अपन अपने पास कोई एक वैल्यू है, जैसे अपन ने वैल्यू मानी थी 44। ठीक है। तो अपन अपने पास ये सॉर्टेड है और अपन को पता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो अपन देखेंगे 44 आया है ये। और मिड से जैसे ही अपन ने देखा, मिड से बड़ा है या छोटा है, मतलब ग्रेटर देन 32 है। मेरा माउस खराब है थोड़ा, तो राइटिंग और ही गंदी आएगी। हाँ मिड से बड़ा है छोटा है, अपन वो देखेंगे। अब अभी 32, मतलब 32 से डेफिनेटली बड़ा है। तो अब अपन क्या करेंगे, बिगिनिंग इक्वल्स टू मिड, क्योंकि अपन को ये डेफिनेटली फिर इनसे कंपेयर करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हाँ ये वाले एलिमेंट्स तो चले गए ना पीछे, कि भाई इनसे तो बड़ा ही होगा फॉर श्योर। तो अपन बिगिनिंग को अपन मिड की वैल्यू असाइन कर देंगे। और मिड अपन ने पहले मिड कैसे निकाला था, मिड इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, और सारा कुछ इंटीजर में है, तो फिर तो भी अगर जैसे तुम्हारा मतलब अगर बिगिनिंग प्लस एंड मिलाकर भी कोई ऑड वैल्यू आ जाए, तो डिवाइडेड बाय 2 में भी कोई एरर नहीं आएगा। अब क्योंकि अपन ने देखा कि इससे बड़ी वैल्यू है, एक मिनट, समझ आ रहा है ना? मेरी थोड़ी माउस खराब है अभी, तो मैं नहीं मिला मेरे को कहीं अभी लॉकडाउन में। समझ आ रहा है ना? हेलो। यार ठीक है, बाकी छोड़ो यार, ठीक है। आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो बढ़िया। अब वो, अबे यार मुझे लिस्ट तो चाहिए ही थी। हाँ तो अब अपने पास क्या है कि हाँ अपन ने मिड पहले निकाला था बिगनिंग प्लस एंड बाय 2, अब अपन ने बिगनिंग को मिड कर दिया, और अपन अब वापस अब नया मिड निकालेंगे। अब अपने पास जीरो, पहले अपने पास जीरो बिगनिंग थी, 1 और 2 पे अपने पास मिड था।
अब अपनी बिगिनिंग हो गई है, बिगिनिंग पोजीशन, ये पोजीशन की बात हो रही है कि हाँ मतलब इस पोजीशन पे 32 है, तो अब अपने पास बिगिनिंग हो गई है 32, और बिगिनिंग पोजीशन की बात करें तो वो 2 हो गई है। तो बिगिनिंग पोजीशन प्लस एंड पोजीशन डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा अपने पास, 2, और ये बेसिकली 44 ही आ जाएगा। ठीक है, अब फिर अपन सर्च करेंगे कि अपने को जो वैल्यू चाहिए वो मिड के ग्रेटर देन है, लेस देन है, या बराबर है मिड के। अगर वो मिड के बराबर है तो अपन को जो वैल्यू चाहिए वो मिल गई। अगर लेस देन है तो अपन आगे वाला एंड को चेंज कर देंगे, मतलब एक जनरल वे बता रहा हूँ कि अगर मतलब लेस देन है वैल्यू तो अपन एंड को मिड के बराबर कर देंगे और वापस मिड निकालें। हाँ, सबको आता है बाइनरी सर्च? अच्छा, 4 ही लोग हैं क्या अपन? बढ़िया। लोल, इतने सारे आए थे, सारे चले गए। हाँ, अरे ये वैसा कुछ खास नहीं है, थोड़ा आगे आ जाएगा, चल रहा है। हाँ, डेटा फालतू चीज है, फालतू चीज है, फालतू। हाँ, ये मैम ने जो कराया था, बता देता हूँ कि एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, दोनों में कौन सा कब कहाँ काम आता है, वो चीज मैम ने बोली थी। बट वो अपने हिसाब से देखना होता है, फालतू कोटेशन दे रखी है। हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर कैसे सेलेक्ट करते हैं कि अपने पास मान ले मतलब अपने को अपने पास तो फ्लोट भी होता है, अपने पास डबल भी होता है, अपने पास डबल डबल भी होता है, अपने पास डबल फ्लोट भी होता है, मतलब ऐसे कई तरह के होते हैं। तो अपन को डेटा स्ट्रक्चर या मतलब किस टाइप से, या फिर एरे, लिंक लिस्ट, कौन सा यूज करना चाहिए, वो चीज है। तो वो डेटा क्या होता है कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए एक नेम के, तो वो डेटा डेटा टाइप हो जाएगा। फालतू चीजें, फालतू मतलब फालतू बात कवर नहीं कर रहा कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, अभी वो मैंने बता दिया कि क्या चीजें हैं। फिर वो हाँ कि अब चलिए कंसर्न से आगे आएगा, ये ज्यादा मतलब हाँ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये फालतू चीजें मैं नहीं कवर करा, और ये करूँ क्या, एक बार बताऊँ ये ओवरव्यू? अरे नहीं नहीं, आगे आ जाएगा। मतलब डेटा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो चीजें हैं कि अगर एक फ्लोट में डाला हुआ है तो फ्लो मतलब सारे फ्लोट टाइप है, तो उनके आगे अपन डेसिमल के आगे वाली वैल्यूज भी लिख सकते हैं, दैट्स द थिंग बेसिक वाली। और हाँ कि हाँ अब अपन को डेटा कैसे चूज करना होता है, वो चीजें हैं। फिर डेटा क्या क्या होता है, वही एलिमेंट। हाँ, वैसे तो आएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता आएगा, बट फिर भी इसका एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। मतलब जो डेटा आइटम जिसके अंदर कोई सबऑर्डिनेट डेटा नहीं हो, वो एक एलिमेंट्री आइटम होता है। मतलब जैसे मान ले मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन के अंदर कुछ और है नहीं, मतलब खाली फंक्शन है, चल ठीक है, नल फंक्शन है, वो बना दिया तो एक एलिमेंट्री आइटम हो जाएगा। या और एग्जांपल बेटर दूं तो एड्रेस ऑफ कस्टमर जैसे, नहीं कुछ खास नहीं है, मेरे को कुछ एग्जैक्टली ऐसे अच्छा एग्जांपल ध्यान नहीं आ रहा, बट हाँ कोई मतलब उसके अंदर कुछ अंडर में ना हो, जैसे जैसे फ्लोट के अपन अंदर उसको डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लोट के अंदर कहाँ है, फ्लोट के अंदर अपन एक डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ एक इसका इंटीग्रल पार्ट है, एक डेसिमल पार्ट है, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो अब ना आगे चलते हैं। कुछ खास नहीं है, जेन्युइनली कुछ खास नहीं है, होता तो मैं बता देता। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, जो बेसिक अपने पास जनरलाइज डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, इंट, रियल, कैरेक्टर, बोलियन, ये सब ये अभी तक अपन ने पढ़े हैं। रियल यानी वही फ्लोट, और नॉन प्रिमिटिव लाइक लिंक लिस्ट, टैग्स, मतलब ये इनको तो क्या होता है ना, ये अपन जब चाहे अपन सीधा डिफाइन करा यूज करा, वो चीज है प्रिमिटिव में अगर यूं कहूँ तो। और नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं कि हाँ ये अपन इनको अच्छे से प्रॉपरली डेफिनेशन चाहिए कि हाँ ये जैसे अब मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई, तो मेरे को लिंक लिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, समझे? कि मैंने एक यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना दी, तो स्ट्रक्ट STRUCT स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके लिंक लिस्ट, या तू जो भी समझ ले, STD करके मैंने एक लिंक लिस्ट बना दी। तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो मेरे को डिफाइन करने पड़ेंगे ना, जबकि इंटीजर में मेरे को पता है कि इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे, उसको अपन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये भी दो तरह के होता है, नॉन प्रिमिटिव भी, लीनियर और नॉन लीनियर।
अब लीनियर वो होते हैं, ये स्टोरेज के बेसिस पे है कि हाँ लीनियर होगा नॉन लीनियर होगा, कि जैसे अब अपने पास एरे है, अपन क्या करते हैं A10 अपन ने देख लिया कि हाँ 10 एलिमेंट का एरे है, तो वो जो भी अपने पास स्टोरेज स्पेस है वहां पे अपने पास लगातार में 10 स्पेसेस कवर हो जाएंगे, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार में, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ कि हाँ ऐसे 10 स्पेसेस कवर हो जाएंगे। और हाँ एरेज में ऐसा होगा, लिंक लिस्ट में कैसा होगा कि कहीं पे भी रेंडमली कवर हो जाएंगे और एक के पास दूसरे का एड्रेस होगा। या तो वो लीनियरली रिलेशनशिप होंगे कि इनके पास लिंक्स होंगे, या फिर वो एक साथ आगे से आगे असाइंड होंगे। और दूसरे वो होते हैं जो मतलब ऐसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होते, मतलब अपन को पहले के बाद दूसरा एलिमेंट सीरीज में नहीं है, जैसे ट्रीज या ग्राफ्स। इसका आगे शायद मतलब फोटो दी भी होगी कोई, हाँ आगे फोटोज आ जाएगी तो ज्यादा समझ आएगा अच्छे से। लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या है वो आगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। वेट, एरेज बता दिया, या इसके बारे में बताऊं और कि हाँ जो एक ही लाइन में अपन ने जैसे डिफाइन करा A10, तो सारे एक ही लाइन में एक ही जगह पे सीधा वो हो जाएंगे स्टोर, मतलब हाँ 10 का डेटा बन जाएगा। अगर मैं दिखाऊं तो हाँ ये दिख रहा है, जैसे ये है थोड़ा बड़ा, हाँ ये दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लगातार जैसे बॉक्सेस है, ये स्टोरेज स्पेस है, तो यहाँ पे लगातार 10 बॉक्सेस एक साथ स्टोर हो गए, वो एरे हो गया। अगर मैंने दो बॉक्सेस ईच पे, एक पे तो वो डाल दी वैल्यू और दूसरे पे डाल दिया एड्रेस, वो लिंक लिस्ट की तरह हो गया, मतलब एक से दूसरा लिंक्ड है। तो वो हो जाएगा सिंपली अपने पास, सॉरी, लीनियर। और उसके अलावा जैसे मतलब प्रॉपर कोई एक से दूसरा नहीं है कि हाँ थोड़ा रेंडम ऑर्डर है या थोड़ा ब्रांच ऑर्डर है। चलो आगे वो आएगा, उससे ज्यादा बेटर समझ आएगा, फोटोज दिखाता हूँ रुको। एरेज क्लियर है। अब इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ कि हाँ एरे में अपन ने क्या होता है, अगर अपन ने दे दिया कि ए 10 साइज का है और मेरे पास 11वां एलिमेंट आ गया ना, तो मैं इसके अंदर इसका साइज 10 से 11 नहीं कर सकता। अपन को कोई दूसरा डिफाइन करना पड़ेगा B11 करके, उसके अंदर पहले ये 10 एलिमेंट फिर ये 11वां एलिमेंट ऐसे डालना पड़ेगा, तो ये इसकी कमी है हाँ। और एक इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर अगर अपन को जैसे बड़ा साइज चाहिए, मान ले ए मेरे को चाहिए 10⁴ का, तो इतनी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मिलना मुश्किल है कि हाँ 10⁴ जितनी लोकेशन मेरे को एक साथ एक जगह पे खाली मिल जाए, तो वो प्रॉब्लम है इसकी। और इस एरे है तो एरे अपन किसी भी टाइप का डिफाइन कर सकते हैं, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, किसी भी टाइप का हो सकता है ये तो। ठीक है, तो वो बात है कि हाँ, और ये मतलब सेम टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। इंसर्शन और हाँ इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, सुन भी रहे हो ना, कोई हेलो कुछ तो बोल दो। हाँ कुछ भी एलिमेंट्स वगैरह, हाँ बाकी दोनों भी सुन रहे हैं क्या, ये सो गए, इतना बोर पढ़ा रहा हूँ क्या। लग तो ये रहा है, चल छोड़, तू सुन रहा है ना, कोई नहीं। हाँ इंसर्शन और डिलीशन वाला जो चक्कर है, उसके अंदर ये है कि मान ले मेरे पास 5 एलिमेंट्स डले हुए हैं, एक दो कुछ भी, 1 1 2 4 6, ये रेंडम एलिमेंट्स है, और मेरे को 2 को डिलीट करना है, तो ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। पहले 2 को यहाँ से रिमूव करो, फिर 4 को यहाँ पे लाओ, 6 को यहाँ पे लाओ, ये काफी हेक्टिक प्रोसेस होता है, कंप्यूटर के लिए भी हेक्टिक होता है। तो फिर ये चीज इसके अंदर एरे में प्रॉब्लम आती है। हर कोई भी डेटा टाइप चलोगे तो उसके फायदे और नुकसान अपने हिसाब से होंगे ना। अब अपन बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट वो है कि अपने पास एलिमेंट्स एक ही जगह पे, जैसे मैंने जहाँ पे दिखाया था कि ये एक पर्टिकुलर एक जगह पे यहाँ पे असाइंड होते हैं एलिमेंट्स, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, वो रेंडम किसी भी स्पेस में हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक के अंदर पहले दूसरे का एड्रेस डाला हुआ होगा, दूसरे के अंदर तीसरे का एंड सो ऑन एड्रेस डाला हुआ होगा। हम्म। और डिलीट, हाँ इसके अंदर अपन को अगर किसी को डिलीट करना है ना, जैसे मान ले ये बीच का एलिमेंट मेरे को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके अंदर एड्रेस सीधा इसका डाल दूंगा, दैट्स ऑल। मतलब डिलीशन और इंसर्शन इसके अंदर काफी आसान होता है, वो चीज है। और इसके एलिमेंट्स को अपन नोड्स कहते हैं हाँ हाँ वो एड्रेस वैल्यू है। हाँ 3 का एड्रेस 3000 है, और जैसे 23 का एड्रेस 4000 है, एंड सो ऑन। आगे अपन को कोई ऐड करना होगा तो सिंपली यहाँ पे एड्रेस डालूंगा और नेक्स्ट वाले में नल कर दूंगा मैं। हम्म।
और इसके अंदर मतलब नोट्स का कोई लिमिट नहीं है, जितनी तुम्हारी मेमोरी है उतनी तुम नोट्स डाल सकते हो। वैल्यू ऑफ नोड होगी और एक पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर है कि हाँ ये नेक्स्ट नोड पे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ इसके अंदर एक चक्कर ये है कि अब ये क्योंकि ये अपने पास जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी है इसके अंदर रेंडमली एलोकेट होता है, तो इसको ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है कि हाँ ये कहीं पे भी जाके फिट हो जाएगा, कि यहाँ कभी तो यहाँ की खा गया, कभी तो यहाँ की खा गया, तो इसके लिए कंपैरेटिवली मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है। और इसके अंदर अगर अपन को कोई वैल्यू सर्च करनी हो ना, तो अपन को एक से दूसरे पे जाना पड़ेगा कि हाँ पहले से दूसरा देखेंगे, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, मैं सीधा चौथे पे नहीं आ सकता। लेकिन मील वाइल अगर अपन एरे में बात करें तो एरे में ऐसा नहीं था। अबे 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 हैंग हो गया। एरे में ऐसा नहीं था। हाँ एरे में अपन अपन को अगर सिक्स एलिमेंट चाहिए तो अपन सीधा सिक्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अपन को एक से दूसरे पे आना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब स्टैक, स्टैक का सीधा हिसाब है लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो चीज है कि अपन जैसे एग्जांपल दे ही रखा है कि प्लेट्स रखी हुई है, तो हाँ एक प्लेट के ऊपर दूसरी रखी है तो अपन को पहले ऊपर वाली प्लेट उठानी पड़ेगी नीचे वाली प्लेट को निकालने के लिए। दैट्स अ सिंपल थिंग। और इसका यूज अभी अभी इसको एक बार को मैं कहता हूँ, एक बार इसको स्किप कर दो, आगे ज्यादा डिटेल में आएगा तो बताऊंगा मैं। तो एक बार इसे स्किप कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ हाँ बेसिक बात ये है कि इसके अंदर जो मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट होते हैं उसे अपन टॉप कहते हैं। अगर टॉप टॉप नल है, यानी जो स्टैक है वो एम्प्टी है, और टॉप अगर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब अगर मैंने चार की डिफाइन करी है उसके मैक्सिमम वैल्यू मतलब टॉप मैक्स माइनस वन है, थ्री थ्री पे है, तो स्टैक फुल होगी, दैट्स ऑल थिंग। और हाँ ये बेसिक फंक्शन है, लेकिन इनको अपन एडीटी के साथ करेंगे तब ज्यादा मतलब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए एक बार इनको छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। और क्यू में क्या होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सीधी बात है यार, अपन लाइन में लगे हुए हैं तो अपन पहले आए हैं तो अपन को पहले मिलेगा ना। अब वो बात है तुम धक्के से किसी और को बीच में घुसा देते हो, बट हाँ इंसानों के हिसाब से देखा जाए तो पहले वाले को ही पहले मिलता है ना। क्या हो गया चैट में क्या, और बताओ क्या। अरे ये आता होगा, इसको मैं बोल रहा था भाई, आता है ये वाला बेसिक पार्ट है। अरे तू तो है भाई, तू तो टॉपर है, मैं कब मना किया। हाँ 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 तो बेसिकली क्यू, क्यू क्या चीज है कि हाँ पहला जो आएगा वो पहले जाएगा, आगे वाले को रियर कहते हैं, मतलब पीछे वाले को रियर कहते हैं और आगे वाले को फ्रंट कहते हैं। इसको भी अपन आगे करेंगे, आगे मतलब इसको अगर एडीटी से सबसे करें ना तो उसके अंदर डीप में थोड़ा जाना पड़ेगा ही, तो वहां समझाऊंगा, वापस रिपीटेड समझाने का कोई फायदा नहीं है। क्यू फुल होगी तो रियर, रियर क्या हो जाएगा, रियर बेसिकली क्या है, रियर एंड है, एंड मैक्स माइनस वन हो गया तो फुल है, और फ्रंट अगर नल हो गया और रियर भी नल हो गया तो वो क्यू एम्प्टी होगी। कोई एक नल हुआ तो उससे अपन एश्योर नहीं कर सकती कि वो मतलब जो वो है क्यू वो एम्प्टी है या नहीं। मान ले मेरे पास एक बार को फ्रंट नल हो गया, कि फ्रंट में जो था वो एलिमेंट रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रियर में कुछ है तो मे बी फ्रंट वाला एलिमेंट का जो भी था वो डंप हो गया, लेकिन हाँ अब रियर वाला है तो कहीं ना कहीं रियर के एलिमेंट्स होंगे, मतलब वो क्यू एग्जिस्ट कर रही है काइंड ऑफ। ओके लेट्स डू इट। ट्री, हाँ अब ट्री क्या है, जैसे वो उसके अंदर आया था एक लीनियर एक नॉन लीनियर ट्री, देख के अगर तुम्हें समझ आ रहा हो, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर किसी को पता हो तो ये अपने नीचे दो बंदे जोड़ो, उसके नीचे दो बंदे जोड़ो, दैट किंडा वाली थिंग है कि हाँ मतलब ट्री के अंदर अपने पास कोई सर्टेन ऑर्डर नहीं होता काइंड ऑफ, कि हाँ तू लाइक कि इसके नीचे एक आएगा या हाँ कोई भी किसी के भी नीचे जुड़ सकता है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से जुड़ता जाता है। और एक होती है इनकी रूट नोड, जैसे यहाँ पे ए रूट नोड है कि हाँ इससे नीचे ही सारे जाएंगे, इसके ऊपर कोई नहीं होता। वो डिसजॉइंट सेट्स या सबसेट्स होता, सब ट्री कह सकता है, या जैसे इसका सब ट्री ये है कि ये दो इसके ए के सब ट्री हो जाएंगे, वो सब चीजें हैं। आगे ये भी एडीटी के साथ आएगा तब मजा आएगा जेन्युइनली, मतलब हर चीज एकदम डिटेल में मैं बता नहीं रहा, क्योंकि आगे फिर करना ही है तो फिर रिपीट क्यों करें। ओह, अबे यार
मेरा वर्ड, एक सेकंड रुकना। हाँ। और डेटा एलिमेंट होता है, हाँ क्या लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर, हाँ यहाँ पे एक पॉइंटर होगा, लेफ्ट पॉइंटर लेफ्ट सब ट्री को डिफाइन कर रहा है, राइट पॉइंटर राइट सब ट्री को डिफाइन कर रहा है। अगर अपने पास रूट नल हो गया, मान ले ए का जो भी ए है, लेकिन अपन ने सम केस रूट नल हो गया तो फिर ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, या ट्री है ही नहीं है, खाली है, जो भी कह लो। दैट्स द सिंपल थिंग। बेसिकली अपने पास रूट नोड जो है ना वो होना चाहिए। दैट्स द बेसिक थिंग। हाँ ग्राफ। अब उसके अंदर तो क्या था कि एको आ रहा है। हाँ उस कुछ सिस्टम नहीं है। मैं यहाँ पे जी के, मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं जी के आगे चार पाँच छः सात कितने चाहे और लगा दूंगा, और मेरे को इसकी आगे जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इसको यही खत्म कर दिया। कोई सिस्टम नहीं है इसका। तभी तो वो स्टैक क्यू वो सब लीनियर में आते थे और ये नॉन लीनियर में आते हैं। उनके अंदर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर था। जैसे इसमें देखेगा तो कि हाँ वो आएंगे, एक आएगा एक जाएगा। स्टैक क्यू में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सॉरी, स्टैक क्यू लिंक लिस्ट एरे ये सब क्या थे, ये अपने पास लीनियर के थे। ये लीनियर है कि हाँ इनके अंदर एक सिस्टम चलता है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, जैसे जुड़ना है जुड़ जाओ। अगर मतलब देसी भाषा में बोला जाए तो अपने हिसाब से है। ओके। भाई तू भी कुछ बोल लिया कर यार इससे। ऐसा लगता है, हाँ ठीक है। तो ग्राफ की बात करते हैं अब। जैसे उसके अंदर तो क्या था कि एक रूट नोड था, उसके नीचे ही सब जुड़ते जा रहे थे। यहाँ पे है कि क्रॉस लिंकिंग, जिसको जिससे लिंकिंग करनी होगी अपन वो सब कर देंगे। हाँ तो मतलब पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकती है उसके अंदर, कि जैसे ट्री में अपने पास क्या था कि ये अपने पास सबसे पेरेंट नोड है, ये इसका सन, ये इसका ग्रैंड सन, ऐसा मतलब अगर ऐसे बोला जाए तो। और ये इसका ग्रैंड ग्रैंड सन, क्योंकि ये थर्ड लेवल आ गया ना। वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, वही वाली चीज है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जो लिंकिंग है सिंपल कर लो। जैसे अगर तुम कभी देखते होगे फैमिली, अमेरिकन फैमिली में। ओके। नोट्स कहना है। हाँ। एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बट हाँ नोट्स का मतलब उसके अंदर इसके अंदर एक बात ये है कि हाँ इसके अंदर नीचे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट हमेशा एक ही होगा। ये एक मतलब एक जो रूट नोड है ना वो ये सिंगल ही रहने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर ग्राफ के अंदर जैसी रिलेशनशिप चाहिए वैसी आपको मिल जाएगी। हाँ इसमें कोई कोई स्टार्टिंग कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। कॉम्प्लेक्स जो, ठीक है हाँ। हाँ अब इन पे जो ऑपरेशंस लगाने होते हैं वैसे ये भी आगे आएंगे। ट्रांसवर्सिंग होता है कि मान ले तेरे पास जो भी डेटा स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो भी डेटा है ना, सारे डेटा से तेरे को एक बार गो थ्रू होके जाना पड़े। जैसे मान ले मेरे पास एक एरे है 10 की, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स भरे हुए हैं इंट टाइप की है, इंटीजर है। और मेरे को कह दिया कि सारे एलिमेंट्स को अपन को अंदर +1 करना है, कि हर एक एलिमेंट +1 होना चाहिए। तो मेरे को ट्रांसवर्सिंग का यूज करना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट के पास जाना है, उसके अंदर एक जोड़ना है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाना है। ट्रांसवर्सिंग वो चीज होगी। सर्चिंग सिंपल चीज है कि हाँ अपन को सर्च करना है एलिमेंट। इंसर्शन की हाँ अपन को एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, डिलीट मतलब डिलीट करना है। दैट्स द सिंपल थिंग। और कुछ बताओ इसमें, इसमें तो क्या ही होगा, या है कुछ है इसमें सॉर्टिंग। कि हाँ एक एक अपने पास एरे है ए, जिसके अंदर एलिमेंट जैसे अपने पास है 4 9 15 26 84, तो ये अनसॉर्टेड एरे होगी ना एक काइंड ऑफ। तो अपन को इसको सॉर्टिंग करनी है कि हाँ एक डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की। और मर्जिंग इज लाइक मेरे पास दो एक एरे ये है, और एक और एरे है 4 6 7, इन इन दोनों को मेरे को मर्ज करना है। वो चीज है। दो दो चीजों को, दो सेम डेटा टाइप्स को, सेम डेटा टाइप्स के डेटा को मर्ज करने को मर्जिंग कहते हैं। वेल इट्स थोड़ा वियर्ड है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप देखो, सीधी बात ये है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अंदर क्या काम हो रहा है ना तुम्हें नहीं पता। कि आज तुम्हारे एग्जांपल जैसे मैम ने दिया था, जो मैं उसी पे आता हूँ। अबे यार ये फिर ग्लिच हो गया, एक सेकंड में। हाँ हाँ। तो अब इसके अंदर अपने पास जैसे मैम मैम ने एग्जांपल दिया था कि फोन आ रहा है मान लो।
तो क्या होगा, सिंपली तुम तो अपने साइड से फोन पिक कर दोगे, दैट्स अ सिंपल थिंग। तुमने फोन पिक किया, तुम्हें नहीं पता कि पीछे नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल हुआ है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे एंड्रॉइड फोन ने कौन से पीछे कौन सा कोड लगाया है, क्या हुआ है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमने सिंपली फोन पिक किया, दैट्स द एंड। या तुमने फोन कट किया तो कनेक्शन मतलब कनेक्शन टूट गया, दैट्स द सिंपल थिंग। वो बेसिक बात है। और सिंपली तुमने एटीएम में अपना कार्ड डाला, पैसे निकालने के लिए बोला, पैसे बाहर आ गए और पर्ची आ गई बाहर, ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता अंदर मशीन में कितने पैसे हैं, कि उसके अंदर क्या कोडिंग लगी है एंड ऑल दैट थिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज किंडा कि तुम अंदर क्या कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, ऊपर जो दिखता है वो चीज है। जैसे हाँ, एक स्क्वायर रूट अपन ने दे दिया, कोई पावर दे दी कि हाँ मेरे पास एक वो है, मान ले मैंने दे दिया कि मेरे को निकालना है रूट ऑफ 81 एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूंगा, SQRT 81, मुझे नहीं पता कि SQRT 81 ने आगे जाके मतलब ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने कॉल करा, मेरे को नहीं पता इस फंक्शन के अंदर अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, लेकिन SQRT 81 दूंगा तो मेरे को 9 मिल जाएगा। 81 का रूट 9 ही होता है ना, हाँ 9 ही होता है शायद। हाँ, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशन, जो तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, बस वो प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डिटेल ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन दैट अलाउज। तो मतलब उसको अपन को जो उसको काम है ना वो हो जाना चाहिए, अपर लेवल पे वो देख रहा है, दैट्स द थिंग। हाँ, जैसे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हो गए, इंट कैर, इंट 4 टाइप का, कैर 4 बाइट का, ये 1 बाइट का, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, ये इसका फॉर्मूला था ना, 2 रेज टू पावर कितने, 2 रेज टू पावर 6 ऐसा कुछ करके था, मेरे को एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं ध्यान, मतलब माइनस में इससे से लेकर ऐसा कुछ वहां से वहां तक वेरी करता है। हाँ, 2 पावर n-1, 2 पावर n तो 2 पावर n-1, ये यहाँ पे आता है 1। अच्छा, अब यहाँ पे कैरेक्टर कम क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर जीरो भी इंक्लूडेड होता है, सीधी बात ये है। बाकी सब में जैसे यहाँ पे -128 है, 127 है, तो क्योंकि आगे पॉजिटिव में एक हमेशा कम आता है, क्योंकि वहां पे जीरो वाले को भी इंक्लूड करते हैं, दैट्स द थिंग। क्लियर, मतलब जीरो क्यों आता है, ये मतलब इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मैम ने तो ऐसे ही बोला था कि कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ऐसी चीजें। ओके, और 4 बाइट का क्या मतलब हुआ, 32 बिट्स। तो वो चीज है कि 2 रेज टू पावर 32, 2 माइनस ऑफ 2 रेज टू पावर 32 2 2 रेज टू पावर 32 -1, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये वो चीजें हैं। चलो, और कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स में दो चीजें हो गई, अभी आगे आएंगी। पावर ऑफ ए एन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मैथमेटिकल मॉडल डिफाइंस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वही जो मैंने बता दिया कि एक फिक्स इंस्ट्रक्शंस पे जो काम करेगा, एक हाँ इसकी स्पेसिफिक इंटरफेस होगी कि तुम्हें अगर चाहिए जैसे कि SQRT किसी का निकालना है तो वो निकाल कर दे देगा, लेकिन यूं नहीं हो कि तुम मतलब उसके अंदर एक ऐसा नंबर डाल दो, जैसे इरेशनल नंबर डाल दो, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, मतलब वो एक फिक्स इंटरफेस पे ही काम करेगा। अब कौन आया, शुभम, इसको क्या, तेरे को जरूरत नहीं है भाई, बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बीइंग स्टोर्ड लीनियर। हाँ, नथिंग स्पेशल, एक्लिप्स डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, हाँ ठीक है, फालतू, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, हाँ, एक होते हैं क्रिएटर्स, जैसे कोई भी अगर मैंने एक लिंक लिस्ट मतलब या फिर मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, strct स्ट्रक्चर ए, उस स्ट्रक्ट ए टाइप का मैंने कुछ आगे वेरिएबल बनाया, तो वो तो क्रिएटर हो गया कि मैंने उसके लिए ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब प्रोड्यूसर क्या होंगे, पुराने ऑब्जेक्ट को उठाकर मैंने उसको कुछ अपडेट करके एक नए ऑब्जेक्ट में डाल दिया, तो वो प्रोड्यूसर होंगे। और जो ऑब्जर्वर होंगे वो सिंपली क्या करेंगे, सॉरी, वेबसाइट डेटा, हाँ। और कुछ इसके अंदर मतलब ऑब्जर्वर क्या होगा, उसको जो काम है ना, जैसे मान ले मैंने कोई एग्जांपल ले, आगे एग्जांपल आएगा एक, रुको। ऑब्जर्वर क्या करेगा, सिंपली उसको जो काम है ना, वो कोई नया डेटा टाइप नहीं बनाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, उसको जो काम है उसके लिए उसे उठाएगा,
जो अपन ने जो भी डेटा टाइप है उसको जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट है डेटा है उसको उठाया, अपना काम किया, कुछ रिटर्न दिया और फ्री हो गए। अपन ने कॉम्प्लेक्स नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जिसके अंदर एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और उसको या दोनों तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स या टाइप डिफाइन स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दोनों सेम ही चीजें हैं। और फिर ऑपरेशन ऑन डेटा टाइप्स अपन इनपुट कर सकते हैं कि हाँ अपन ने कॉम्प्लेक्स में इनपुट दे दिया डबल डबल दो, कि हाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को दोनों को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। जो जो ये अपन ने डिफाइन करा है ये तो प्रोड्यूसर है। अबे यार हाँ छोड़ो, लेट मी यूज द पेन। चक्कर है कई बार क्रैश हो जाता है। हाँ हाँ, तो जो अपन ने ये डिफाइन करे ये तो अपने पास बेसिक वो है कि हाँ ये अपने पास प्रोड्यूसर्स हैं कि हाँ अपन ने दो डेटा टाइप्स निकाल दिए। अब इनको यूज करके अपन ने दूसरे डेटा टाइप्स में मतलब भरा, काइंड ऑफ की जैसे ऐड दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके तीसरे में डालो। मान लो ए और बी को ऐड करा मैंने और सी में डाल दिया, तो ये क्या हो गए एक सेकंड में कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ बोला। सॉरी, हाँ वही मैं कह रहा था ना, क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स वो डिफरेंस आ गया कि हाँ एक तो अपन ने वो डेटा टाइप्स क्रिएट करे और एक ये इनको मतलब एक को ऐड करके दूसरे को ऐड करके तीसरे में डाल दिया, तो वो अपने पास क्रिएटर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने वाला भी ये प्रोड्यूसर हो गया। और अब जैसे इसका मेरे को कॉन्जुगेट निकाल के मैंने क्रिएटर आर दोज जो मतलब तुम्हारे जो भी डेटा टाइप चाहिए उसको क्रिएट करते हैं, वो चीज है कि हाँ तुमने पहली बार एक कॉम्प्लेक्स नाम का बनाया वेरिएबल, उसको इन्होंने क्रिएट कर दिया कि हाँ, तो वो तो हो गए क्रिएटर, ये पहली बार अपने पास ऐसा कुछ बना, ठीक है। और अपन ने इनको अब इनपुट में लिया कि हाँ अपन ने ये यूज करें जैसे ऐड करने में या किसी में भी, तो अपन ने इनको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा, मल्टीप्लाई करके किसी में भी स्टोर करा। ऊपर तो क्रिएट करे थे क्रिएटर्स, इनको अपन ने पुराने वेरिएबल को यूज करके नए वेरिएबल बनाए, राइट। जैसे बी ए और बी को ऐड करके सी बनाया, वो प्रोड्यूसर हो गए। गौचा। हम्म, हाँ, प्रोड्यूसर पुराने वालों को उठा के नए बना रहा है। और अब मैंने वही बना, हाँ जो बना रहा है वो प्रोड्यूसर है, हाँ। और जैसे अब मैंने डिस्प्ले करने को कह दिया, तो ये डिस्प्ले क्या करेगा, ये कोई कुछ नया बना तो नहीं रहा ना, तो ये ऑब्जर्वर है भाई, ये अपन को स्क्रीन पे शो कर रहा है लेकिन ये ऑब्जर्वर है। अब वैसे इस चीज का मेरे को समझ नहीं आया यूज कहाँ था, लेकिन ठीक है मैम ने कराया था तो करा दिया। अब जैसे हेडर फाइल अपन ने कॉम्प्लेक्स डॉट एट मतलब अपन खुद की हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं। अपन ने कॉम्प्लेक्स डॉट एच की एक हेडर फाइल अपनी खुद की बनाई हुई रख ली। अब कॉम्प्लेक्स के मैंने तीन वेरिएबल बनाए, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू, ये इनपुट दे रहे हैं वैसे ही कॉन्जुगेट और वो सब चीजें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो अपना क्या है बता, तीन तीन बताया ना, तीन में से क्या है ये, हाँ ये क्रिएटर है, ये हाँ ये प्रोड्यूसर है, सॉरी आप ही आना चाहिए था। हाँ ये डिस्प्ले, हाँ ये ऑब्जर्वर है, हाँ राइट। हाँ ठीक है, हेडर फाइल वो बता रखी है, इम्प्लीमेंटेशन हाँ उसी को मतलब फिर अब ये बता दिया कि क्या क्या ऐड करा है, क्या क्या मल्टीप्लिकेशन करा है। अब ये चीज तो कर लोगे यार, या फिर ये एक फंक्शन समझाऊं। अरे मतलब कि तुम इनपुट दोगे तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर रखना है, तुम अगर उनको ऐड करोगे तो रियल को इमेजनरी को अलग अलग ऐड करना है, बेसिक चीज है ना। मल्टीप्लाई का वो फॉर्मूला होता है रियल इंटू रियल माइनस इमेजनरी इंटू इमेजनरी, रियल इमेजनरी, वो ऐसा फॉर्मूला था ना। हम्म।
अब इसके अंदर इससे अपन को बेसिकली क्या बताना चाह रहे थे कि इस सब का चक्कर क्या है कि अपन को नहीं पता कि आगे वो कॉम्प्लेक्स में अंदर ये क्या इनपुट में अंदर क्या फंक्शन चला रहा है, अपने को मतलब नहीं है। वो चीज आती है एडीटी में कि हाँ अपने को अंदर मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या हुआ, लेकिन जो भी अपन ने 3 इनपुट दिया तो 3 + 5 आयोटा अपने आप उसके अंदर चला गया। दैट्स द थिंग। तो लेट्स मूव बेसिक बेसिक। हाँ एडीटी, एक मैं पानी पी के आता हूँ यार, फिर ये आगे का कराऊंगा। आगे का फटाफट हो जाएगा थोड़ा। ये चीज मतलब मैं ये इस चक्कर में समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना ये काम आता है आगे, डीए से आगे डीप में काम आती है। फिर ये बेसिक हिले हुए होते तो दिक्कत होती है। मैं पानी पी के आ रहा हूँ। हेलो। हाँ लेट मी डू इट। अपन जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं एडीटी का इम्प्लीमेंटेशन जो मैंने बताया वही हो रखा है कि अपन ऐड करें, अपन को मतलब नहीं अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो अपन को कुल मिला करके यूजर को जो चाहिए वो दे रहे हैं। दैट्स द थिंग। ये एब्स्ट्रैक्शन। अबे यार हैंग हो गया। हैंग क्यों हो रहा है? डायनेमिक सेट्स, हाँ न्यू जो भी इंसर्ट, ये बेसिक चीजें हैं कि हाँ वो क्या कर रहा है। ये एक्सियम्स की, हाँ ये क्या जो रुक रुक स्क्रीन फुल हो गई, वापस प्रेजेंट कर देते हैं। सॉरी, छोड़ो ये वाला कुछ खास नहीं है। एडीटी रेस अब जैसे अपन ने सिंपली जैसे ये रियल नंबर्स के लिए बनाया था, सिंपली अपन उनके लिए भी बना सकते हैं। रियल इमेजनरी मतलब कॉम्प्लेक्स के लिए बनाया था, वैसे ही अपन रेशनल के लिए बना सकते हैं। उसका रेशनल पार्ट पी एंड क्यू या ऐसे दैट काइंड ऑफ थिंग। ये वैसे 2 लेक्चर का था, अब इसके बाद एक और मैं डाल लेता हूँ। 2 ही करते हैं यार आज, फिर आगे का कल करेंगे। मेरे को ये लगा नहीं था इतना टाइम ले लेगा थोड़ा, या मैं डीप में चला गया, मे बी वो गलती हो। ये ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करा दूंगा, टेंशन मत लो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करा लूंगा, लेकिन जो एडीटी का यूज है आगे वाली जो डेटा टाइप्स में ना, वो मैं कल करा देता हूँ, ठीक है। हाँ ये हाँ ये वाला पार्ट कुछ खास है नहीं। देखो एल्गोरिदम क्या हो। लोगों, माइक ऑफ कर ले यार, माइक ऑफ कर ले यार। हाँ तो एडीटी का मतलब एल्गोरिदम क्या हुआ, इसको क्या होगा। हाँ तो एडीटी का क्या है, अब ये एल्गोरिदम क्या होती है, ये सब फर्जीवाड़े क्या करता है, अपन को आउटपुट देता है, बेसिक चीजें वो मैं नहीं बता रहा। 2 नंबर को ऐड करने वाले, हाँ यहाँ पे मेन चीज आती है कि अपने पास 2 चीजें आती है कि अपन अगर एक कोड बनाते हैं, मान लो 2 कोड बनाते हैं, दोनों सेम ही काम करते हैं कि ए प्लस बी को ऐड करने का करते हैं, दोनों ही का कोड अलग अलग है लेकिन, ठीक है। तो एक तो अपने पास टाइम T1 में कर देता है, एक टाइम T2 में कर देता है, लेकिन T1 लेस देन T2 है, तो मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब किसको लेना पसंद करूंगा, ऑब्वियसली T1 को। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहूंगा एक्स्ट्रा। वो चीज है, वो आ जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और ये होती है एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आज के टाइम में बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती है क्योंकि स्पेस अपने पास प्रॉब्लम इशू नहीं है। स्पेस आज के टाइम में बहुत मिल जाता है। जो बड़े बड़े गेम्स आते हैं उनके स्पेस इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके अंदर मिनिमम टाइम में वो गेम लोड हो जाता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो मिनिमम टाइम में लोड होता है, तो वो स्पेस को मेजर इशू नहीं मानते हैं। अ, तो जितने भी काइंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स जो कोड तुमने दिया है वो चला है,
नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन विच अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ प्रोग्राम है। जो भी अपन एल्गोरिदम यूज करेंगे उस हिसाब से अपने पास, जैसे मान लो ये एक प्रोग्राम है मेरे पास फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10 और ये आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये 10 बार चला है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 हो जाएगी। जितनी बार भी प्रोग्राम्स एक्सिक्यूट हुए वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा। वैसे निश्चय ये सब तो तेरे को पता ही होगा ना यार, तू तो पढ़ता है सही में। अच्छा, तू सर की सुनता है क्या? भाई जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, मैम सर की क्लास में जाया कर, म्यूट करा कर, इधर मैम की क्लास में आ जाया कर। आधे ज्यादा बच्चे यही करते हैं तुम्हारे बैच के। हाँ। हाँ, अब टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ये दो पार्ट्स पे डिपेंड करती है कि कांस्टेंट पार्ट, जैसे अपन ने कांस्टेंट वेरिएबल्स डिफाइन करे कि हाँ, जैसे एरे या स्ट्रक्चर डिफाइन करे, ये तो फिक्स पार्ट होगा। लेकिन अब जैसे एक स्टैक अपन ने डिफाइन करा, तो स्टैक का फिक्स नहीं होता कि साइज क्या होगा। मतलब उसका साइज अपन कम ज्यादा हो सकता है। एक फिक्स पार्ट की जिसका अपने को साइज पता है कि मैंने एक एरे डिफाइन कर दिया ये 10 का, तो वो 10 ही साइज लेगा ना। मतलब जो भी इंट का डिफाइन किया तो वो 40 ही साइज लेगा ना। वो उससे ज्यादा तो लेने से रहा या उससे कम तो लेने से रहा, तो वो फिक्स पार्ट होता है। लेकिन स्टैक हो गया या ये क्यू हो गया, इनका साइज फिक्स नहीं होता, तो इनको वो वेरिएबल पार्ट में आ जाते हैं। नथिंग स्पेशल अभी तक, ये आगे आएगा, ज्यादा बेटर समझ आएगा। हाँ, अब टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एक ये अक्सर अपने को कोड्स में देखने में मिलता है कि एक कोड तो अपने पास कम टाइम ले रहा है लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा ले रहा है, टाइम कम है। और एक अपने पास स्पेस कम ले रहा है लेकिन टाइम ज्यादा ले रहा है, तो अपन को वो चीज ट्रेड ऑफ करनी पड़ती है कि कोई तो टाइम लेगा ज्यादा, कोई स्पेस लेगा। अपन को उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि हाँ किसमें क्या चलेगा। कोई तो लेस सीपीयू यूज लेगा, कोई ज्यादा लेगा। मतलब तुम्हारा जो वो है हार्डवेयर का यूज ज्यादा लेगा, कोई कम लेगा, वो चीजें हैं सारी। हाँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपन सिंपली एज अ फंक्शन ऑफ एन दिखाते हैं कि हाँ, जो भी अपन ने इनपुट साइज दिया, मान लो इनपुट 5 दिया, 10 दिया, जो भी अपन ने इनपुट दिया, जैसे मैंने ऊपर फॉर वाला वो एग्जांपल दिया था उस तरह से कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी एज रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट साइज टू फाइंड द एल्गोरिथम। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ। हम्म, हाँ, मेरे यहाँ पावर कट हो गया, बैटरी भी खत्म हो गया, कभी भी लीव हो जाएगा। कोई ना ब्रो, रिकॉर्ड अब तो हो गई। हाँ, डुप्लीकेट a machine that executes more instruction will take less time। हाँ ठीक है, जो ज्यादा इंस्ट्रक्शन, अरे एक, अब अपन क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए दो चीजें होती है। जो अपन बाहर एक अपन ने को इनपुट अपन दे रहे हैं, मान ले एन इनपुट्स दे रहे हैं अपन, बाहर की जो मशीनरी है हार्डवेयर वो अपने पास सेम होना चाहिए, जो और बेसिक एटमॉस्फेयर है वो सेम होना चाहिए, जो जो भी अपन बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। मेन जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ये एटमॉस्फेयर को हटा देते हैं। हार्डवेयर सेम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सेम होना चाहिए। जैसे मैं एक तो चलाऊँ जीडीबी कंपाइलर पे ऑनलाइन वाले पे, एक मैं चलाऊँ मेरे पीसी के वीएस कोड पे, तो वो अंतर आ जाएगा। तो अपन को सॉफ्टवेयर भी सेम रखना है। जो मेन आएगा कि एल्गोरिदम वन, मान ले एक तो एल्गो वन वन और एल्गो टू, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, बहुत बुरी है। एल्गो वन एल्गो टू ये दो चीजें हैं। हाँ, तो जीडीबी और वीएस कोड किसी पे भी चलाओ। अब एल्गो वन तो ले रही है, मान ले मैंने एन इक्वल टू 5 दिया, ये ले रही है मान ले, एक बार को मान ले कि ये ले रही है 5 सेकंड,
ये ले रही है 3 सेकंड। तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये एल्गो 2 बढ़िया है, कम टाइम ले रही है। मैंने इनपुट 5 के लिए कह रहा हूँ। अब फिर मैंने इनपुट दिया 10 में ये ले रही है मान ले 15 सेकंड, और ये ले रही है 13 सेकंड। तुम्हें लग रहा है कि हाँ अभी भी ये बढ़िया है। अब तुमने इनपुट दिया 30 में ये ले रही है 21 सेकंड, और ये ले रही है 27 सेकंड। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अब ये वाली बढ़िया हो जाएगी क्योंकि ये कम टाइम ले रही है। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे नंबर ऑफ इनपुट्स के हिसाब से कि कौन सी वाली कब ज्यादा बेटर है, तुम्हें कितने इनपुट्स देने हैं, उस हिसाब से कौन सी एल्गोरिदम बेटर होगी तुम्हारे लिए। अब वो ऑर्डर ऑफ एल्गोरिदम से समझ आएगा। ऑर्डर ऑफ एल्गोरिदम थोड़ा सा आगे आएगा, मतलब सॉरी ऑर्डर, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही आगे वाला पार्ट। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब एक तरीका ये है टाइम निकालने का कि अपन एक वो होता है क्लॉक, ये एक टाइप का वो होता है डेटा टाइप है क्लॉक। अपन एक स्टार्ट टाइम दिया कि हाँ क्लॉक स्टार्ट कर दो, अपन को जो भी फंक्शन चलाना चलाया, फिर अपन ने क्लॉक को एंड कर दिया। एंड टाइम और स्टार्ट टाइम को माइनस करा तो अपने को जो भी नेट टाइम लगा वो मिल गया। लेकिन अब इसमें क्या माथा पच्ची है, अपन को हर कोड को चला के देखना पड़ेगा। मान ले कोई कोड 1 घंटा ले रहा है, मतलब काफी लंबा चौड़ा कोड है, 1 घंटा ले रहा है उसे एग्जीक्यूट होने में, और उसी का दूसरा जैसे दूसरा एल्गोरिदम में लिखा तो वो 1.2 घंटा। तो अपन हर कोड को चला के तो देख नहीं सकते ना, कोई बड़े बड़े कोड्स लिख दिए तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन निकालते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी अपन हर जगह नहीं कर सकते हैं। फिर अपन हाई लेवल डिस्क्रिप्शंस बताते हैं कि सारे पॉसिबल, मतलब जो भी अपन डिस्क्राइब करेंगे इस तरीके से करा है, वो डिस्क्रिप्शंस आएंगे। अपने पास एक वो मेटा कोड होगा, उससे होगा। मेटा कोड पता है ना? हेलो, सूडो कोड, मैं मेटा बोल रहा हूँ, सूडो कोड, सॉरी माय बैड, मैं मेटा बोलने लग गया। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाँ वो मतलब प्लेटफॉर्म तुम्हारा चेंज नहीं होना चाहिए। सॉरी ये बोल रहा हूँ, मतलब उसके अंदर अपन को अब जो अपन जो तरीका लगा रहे हैं ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, उसके अंदर प्लेटफॉर्म का कोई चक्कर नहीं है कि सेम प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सारे पॉसिबल केसेस आ जाने चाहिए, और हाई लेवल डिस्क्रिप्शन से अपन उसको निकालेंगे। वेट, अब आगे चलते हैं, थोड़ा इसी को आगे एलेबोरेट करते हैं कि हाँ अब अपन को निकालने का तरीका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, कहाँ ब्रांचिंग है, क्या कॉल हो रहा है, रिटर्न, ये सब सारे फंक्शंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ जितने ऑपरेशन लग रहे हैं उस हिसाब से अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। लेट्स डू इट फर्दर। जैसे इसकी ग्रोथ रेट अपन को दे रखी है 0.75x, तो x अपने पास क्या है, लीनियर है, पावर 1 है, तो एक लीनियर ग्राफ हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया। या अब यही तू x को t मान लेगी, टाइम के साथ ये ऐसे बढ़ रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 1, सॉरी x, मतलब n। रुको, ये अभी अभी बोल रहा हूँ, मेरे को बात ये पचेगी नहीं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, वेट। अब दो एल्गोरिदम्स हैं, जैसे हाँ ये वाला एग्जांपल मैंने ऊपर दे दिया था, जैसे n स्क्वायर और 5 × n। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, मान लो मैंने दो कोड्स हैं, दोनों के एल्गोरिदम लिखे हुए हैं कि एक तो फंक्शन ऑफ n है, मतलब एक तो n स्क्वायर का है और एक n का है। अब मैंने एक टी ए टी बी, इनको एग्जाम्पल से करता है, टी ए टी बी, वही जो मैं ऊपर बोला था। मान लो मैंने लिया कि एक इनपुट एक दे रहे हैं, वन, इसमें क्या टाइम लगेगा, 1/5, इसमें लगेगा 5, राइट। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, टू टू में क्या लगेगा, 4/5, और यहाँ पे अपने पास लग जाएगा 10। अब मैं 5 के लिए लूंगा, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, हाँ। अब मैं 5 के लिए लूंगा, 5 के लिए क्या टाइम लगेगा, 25, 5/5, यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे 5 का टाइम लग जाएगा और यहाँ 25 लग जाएगा। अब मैं 25 पे लेता हूँ, 25 पे क्या होगा, 25 पे ये भी 25 देगा और ये भी 25 देगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओ सॉरी, 125 दोनों 125 देंगे, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आ गई है, राइट। इससे आगे जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल वाला ज्यादा टाइम लेगा। मान ले मैंने ले लिया 30 या 30, 100 ले लेते हैं, आसान रहेगा। 100, 100 × 100/5, 100/5 20 ये ले रहा है टाइम 2000, और ये ले रहा है 100 × 5 500।
वही चीज ग्राफ में डिस्क्राइब्ड है कि हाँ तुम्हारा कौन सा कितना टाइम ले रहा है। एक तो पहले टाइम कम ले रहा है 25 से पहले, और 25 के बाद काफी ज्यादा ले रहा है, और एक ले रहा है कांस्टेंट, मतलब एक एक लीनियर टाइमिंग, वो चीज है। तो तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से चूज करना होता है कौन सा ज्यादा बेटर होगा, तुम्हें कितने इनपुट्स हैं उस हिसाब से देख लो। नाउ कई तरह के होते हैं, जैसे लीनियर ग्रोथ रेट, लोगरिथमिक ग्रोथ रेट, सुपर लीनियर ग्रोथ रेट, एन लॉग एन, अगर ये दिख रहा हो ये नोट्स में है सब। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट, अगर वो सिंपली एन का फंक्शन हुआ तो अपने पास लीनियर, एन स्क्वायर का फंक्शन हुआ या एन क्यूब का स्क्वायर का या एन क्यूब का फंक्शन हुआ तो क्वाड्रेटिक, ई का फंक्शन हुआ तो एक्सपोनेंशियल। वही ये बेसिक मैथ है वैसे। तो आगे चलते हैं। ये सब हटाओ, थोड़ी मैथ। बेसिक नंबर ऑफ, हाँ वो अपन अपने पास कितने इनपुट है, अपन को 5 ही इनपुट देने हैं तो डेफिनेटली मैं मतलब ए वाले एल्गोरिदम पे जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को 25 से ज्यादा इनपुट देने हैं, डेफिनेटली मैं बी वाले पे जाऊंगा। लेकिन अपन ज्यादातर लीनियर यानी बी वाला प्रेफर करते हैं कि क्योंकि अपन को पता नहीं ना यूजर को किस टाइम किस चीज की डिमांड हो। ये इस पे अपना डिपेंडेंट होता है ना, किस टाइम किस चीज की डिमांड हो तुम्हें पता नहीं होती, इसलिए तुम मिनिमम वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों देखे जाते हैं, अभी वो आगे आएगा। हाउ टू फाइंड द ग्रोथ रेट ऑफ अ फंक्शन, नंबर ऑफ टाइम्स जो वो कोड कितना चला है बेसिक ऑपरेशन या सर्टेन साइज के हिसाब से, एडिंग कंपेयरिंग टू वेरिएबल। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ जितने भी अपन ने इनपुट्स डाले हैं जो भी अपने पास अब आगे आएगा, रुको इसको आगे समझाते हैं। हाँ ये इसी का बस इसी का वो पार्ट है आगे का, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थोड़े एग्जांपल्स हैं, बेस्ट केस वर्स्ट केस। हाँ, और जैसे मैम ने नोट्स बनाया ना उसके अंदर जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है वो अपन कल करेंगे, लेकिन उसके अंदर काफी एग्जांपल्स है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस करते करते हो जाएंगे सारे। जैसे लार्ज अपन ने दे दिया कि इक्वल टू जीरो। अभी आज वाला बहुत बोरिंग था, मैं हो सकता है बहुत बोरिंग हो क्योंकि हाँ थ्योरी थ्योरी थी, लेकिन कल कल से मतलब जो कल से होएगा ना वो उसमें बहुत मजा आने वाला है। हम्म। हाँ ठीक है, जैसे अपन ने एक ये कोड दिया कि अपन को निकालिए लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, एक एरे ए है जिसका साइज एन है, उसके अंदर अपन को लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। अब ये लार्ज इक्वल टू जीरो, ये एक अपन ने स्टेप लगाया, ये फॉर आई इक्वल टू जीरो आई एन एन, ये कितनी बार चलेगा तेरे हिसाब से, ये वाला जो ऑपरेशन है ये कितनी बार चलेगा पूरे प्रोग्राम में। वर्स्ट केस देख कि वर्स्ट केस एन प्लस वन, ये ऊपर वाला लूप जो है, ये जो कंडीशन है, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ये कितना चलेगा, ये चलेगा, ये एन ये एन प्लस वन टाइम्स चलेगा, एन प्लस वन टाइम। एक तो आई इक्वल टू जीरो पे चेक करेगा, फिर जब आई इक्वल टू एन हो जाएगा तब भी तो चेक करेगा, ये चेक करेगा, उसके बाद अंदर वाला कोड नहीं चलेगा, लेकिन ऊपर ऊपर जो लूप है ना वो तो चेक तो करेगा ना कंडीशन। हाँ वो कंडीशन तो चेक कर रहा है ना। हाँ, तो तेरा माइक बंद कर ले प्लीज। हाँ हाँ, तो वो बाहर वाला तो ये चला एन प्लस वन टाइम्स, अब अंदर वाला कितनी बार चलेगा एन टाइम्स, क्योंकि वो एन बार चेक कर रहा है इफ वाली कंडीशन। और इफ वाली कंडीशन जहां भी सही होगी वो ये लार्ज इक्वल टू आई कर देगा, राइट। ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, ये लार्ज वाली कंडीशन जहां भी सही होगी, ये मान ले 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, अपन मान ले लेते हैं इसको कि हाँ ये एक बार असाइनमेंट हो रहा है, दैट्स ऑल। और ये लेकिन ये चेक हर बार कर रहा है तो इसको वन, सॉरी हाँ फिर यहाँ पे एन आ जाएगा, सॉरी माय बैड, यहाँ पे एन आ जाएगा क्योंकि असाइनमेंट तो जितनी बार वो हो सकता है ना, वर्स्ट केस हर बार असाइन कर रहा है। फिर ये लार्ज एन एक बार चला, टाइम अगर अपन निकाले कितनी होगी, इन सबको ऐड कर दो। सही कह रहा हूँ।
आह, अब ये देख ले, ये एक स्टेप तो सारे एक एक ही हैं, एक चीज में एक ही स्टेप हो रहा है। अब अगर ऐसा होता ना, जैसे मान ले ए प्लस प्लस इक्वल्स टू बी, तो ये एक साथ दो स्टेप हो रहे होते हैं कि एक ए की वैल्यू भी बढ़ रही है और वो बी को असाइन भी हो रही है, या प्लस प्लस ए जो भी मतलब समझ ले, ये दो स्टेप्स एक साथ हो रहे हैं। तो इसके अंदर अब तू कोड में देखेगा तो सारी जगह एक ही स्टेप हो रहा है एक बार में। अच्छा, ये फॉर वाला एक ही स्टेप होगा, लार्ज वाला एक ही स्टेप है, मतलब असाइनमेंट और वो इंक्रीमेंट जो भी है वो सारा एक स्टेप में हो रहा है, राइट। हेलो। हाँ, अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, सारे स्टेप्स हो तो एक ही बार रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, ये एक बार चला, खत्म हो गया। अब ये फॉर लूप कितनी बार चेक करेगा, n+1 टाइम्स चेक करा इसने। ये इफ वाला कितनी बार चेक करेगा, एन टाइम्स चेक करेगा। लेकिन अंदर वाला वर्स्ट केस ले रहे हैं, वर्स्ट केस इन द सेंस कि मैंने पहले वाले से चालू करा, मतलब एक एरे है जिसका 0th एलिमेंट भी ए, जो भी उसकी लार्जेस्ट एलिमेंट है उससे बड़ा है, और हर आगे वाला एलिमेंट उससे बड़ा है। वैसे तो ये मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल केस नहीं है, बट तो वर्स्ट केस में ये पॉसिबल है, एक बार मान लेते हैं, या n-1 ले सकता है तो यहाँ पे, बट n टाइम्स चला। तो अंदर वाला ये भी कितनी बार चलेगा, लार्ज, ये भी n टाइम्स चला। ठीक है, ध्रुव समझ, ध्रुव ध्रुव भी गया क्या? अच्छा ठीक है, फिर वो लार्ज को रिटर्न कर देगा। अब तू अब स्टेप्स इनटू फ्रीक्वेंसी के अपने पास टोटल आ जाएगा, ये अपने पास टोटल टाइम आ गया कि इतना टाइम लगने वाला है, राइट। 3n+3 टाइम आ गया। अब ये हाँ ये टाइम आ गया, दैट्स ऑल। और ये किसका फंक्शन है, n का फंक्शन है, मतलब n आया है ना इसके अंदर, तो ये फंक्शन ऑफ n हो गया, ये लीनियर टाइम आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक ये फॉर लूप है, इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लगा देता तो ये तो n+1, हाँ तो वो n² आ जाता है, एंड सो ऑन चलता जाता है। जैसे अंदर एक और एग्जांपल लिया, अब इसका टाइम, ये एग्जांपल्स तू कर ट्राई करके आई हो, जैसे ये अलग एग्जांपल है ना, ये वाला ये दो दो तीन एग्जांपल हैं, हाँ ये चलिए मैं करा ही देता हूँ। आगे एग्जांपल्स अपन साथ साथ करेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसके अंदर भी n+1 टाइम्स चलेगा लूप। क्वेश्चन देख ले, 0 से चालू हो रहा है, n तक कंपेयर करें तो n+1 टाइम चला लूप। अंदर वाला n टाइम्स चलेगा। ये हाँ ये बाकी चीजें तो एक बार चल रही है। अच्छा, ये सूडो कोड है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के काइंड ऑफ में मतलब लिखा हुआ है, भले ही सी में तो ले ले, लेकिन हाँ वैसे सूडो कोड है। ठीक है, तो अब जो भी ये, और ये इसके अंदर स्टेप्स कितने हो रहे हैं, ये हर एक में एक स्टेप है, तो सबको ऐड करते जाओ, ये 2n+3 स्टेप्स हो जाएंगे, मतलब 2n+3, ये वापस लीनियर आ गया। कमिंग बैक टू द थिंग, अब अपन ने लिया एक फॉर लूप, उसके अंदर n+1 टाइम्स चला, उसके अंदर n टाइम्स जाएगा, बाहर n+1 टाइम्स चल गया। अब ये भी n टाइम्स चल रहा है तो अंदर एक और लूप, तो ये n² का फंक्शन बन गया। बस, अब इनको ऐड कर दे, ये क्वाड्रेटिक टाइम हो गया। और अब मैं एक फाइनल ले लेता हूँ, लास्ट है। मान ले मेरे को सम करना है ए और बी का, तो c इक्वल्स टू a+b रिटर्न c, ये भी एक बार चला, ये भी एक बार चला। कोई इसके अंदर टाइम कॉम्प्लीट मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने पास n कहीं डिपेंडेंसी नहीं है, कांस्टेंट है टाइम, ये कांस्टेंट है, बस ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब आगे का ये एग्जांपल मैं कल कराऊंगा, इसमें कल आगे ये वाले जो है ना बेस्ट वर्स्ट केस, ये कल करा दूंगा, क्योंकि अभी तेरा भी सिर पकड़ा है, अपन दो ही बच्चे हैं। बेसिक, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के तीन एग्जांपल है, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक कांस्टेंट टाइम। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।